तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज फिर सुबह सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर को मार मुकाया गया। एक ज़माना था जब जेलों को बहुत ही सुरक्षित जगह समझा जाता था, खास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के लिए, क्योंकि उसके कारण ऑर्गेनाइज गैंग के बड़े लोग जेलों में भी अकेले नहीं रहते। उनके साथ उनके जोड़ीदार, खास नंबरदार वो साथ में रहते हैं, और उसके अलावा बड़ा पैसा खर्च करके जो उनकी बैरक में जेल के सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके साथ उनकी तगड़ी साठ गांठ होती है। लाखों रुपये हर महीने वो अपनी सुरक्षा के जेल के अंदर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह मर्डर होने लगे जेलों में, तो ये या तो उन गैंगस्टर्स का अपना कसूर है, या जेलों के अधिकारियों की नालायकी है, लैक ऑफ सुपरविज़न है, लैक ऑफ ड्यूटी है। क्या ऐसी हरकतों के बाद कोई शासन प्रशासन हरकत में आएगा? क्या जेलों के अंदर अब बड़े सुधार की ज़रूरत है? या सबसे बड़ा सवाल, क्या गैंगस्टर जेल के अंदर सेफ हैं? यही आज का सवाल है। अब देखिए, मरने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत ही खूंखार किस्म का क्रिमिनल था। 15-20 साल से वो आदमी बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा था। मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, इस किस्म के दर्जनों केस उसके ऊपर चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि उसको मारने की प्लानिंग की गई। बहुत सालों से उसको जेल के अंदर ही मारने की साजिश रची जा रही थी, खास तौर पे उस शख्स के जरिए जिसको इसने 1-2 साल पहले रोहिणी कोर्ट में मरवा दिया था, जितेंद्र गोगी। बहुत पहले एक ही थे, दोस्त थे बहुत अच्छे, लेकिन एक मामले को लेकर बिगड़ जाती है 210 के करीब, 2010 के करीब, और उसके बाद 12-13 साल इनकी दुश्मनी चलती। कुछ लोगों ने ये भी क्यास लगाए थे, बड़े अजीब किस्म के क्यास है। मैं एक चैनल देख रहा था, टीवी की बड़ी चैनल है उनकी, एक क्राइम का शो भी चलता है, जिसको चलाने वाले एक नई थ्योरी दे रहे थे कि जिस वेपन से, जिस जेगाना पिस्टल से जो टर्की की बनी हुई अतीक अहमद और उसके भाई का कत्ल किया गया, वो जो वेपन थी, वो आज से 2 साल पहले इसी आदमी को मारने के लिए खरीदी गई थी, जिसका नाम है ताजपुरिया, टिल्लू ताजपुरिया। इसको मारने के लिए खरीदी गई थी। कमाल की बात है, 2 साल तक एक आदमी को मारने के लिए हथियार खरीदा गया, और खरीदने वाला इसका ओपोनेंट जितेंद्र गोगी ने ताजपुरिया को मारने के लिए जेल के अंदर बैठ के प्लानिंग की। और ये भाई साहब बता रहे थे कि उस गैंगस्टर ने, गोगी ने, अपने एक खास आदमी सोनू को, जो जेल के बाहर था, उसको सुपारी दी कि तुम किसी तरह भी टिल्लू ताजपुरियों को मारो जब भी मौका मिले। तो सोनू ने ये बात कही कि इस आदमी को मारने के लिए बहुत बड़े हथियार की ज़रूरत है, सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए। तो जितेंद्र गोगी ने 2 जेगाना पिस्टल टर्की से मंगवाए और सोनू के पास पहुंचा दिए। और वो सोनू ने ये जो काम था वो सनी को दे दिया, और दोनों पिस्टल सनी को दे दिए, एक नए क्रिमिनल को, जिसका कोई पुराना इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को मर्डर किया हो,
बड़ा शार्प शूटर हो, जिसका निशाना बहुत तेज़ हो, बहुत डेयरिंग वाला हो, इस किस्म की बातें जो एक क्वालिफिकेशन होती है एक पेड किलर की, कंट्रैक्ट किलर की। 2 साल तक वो हथियार जो सनी को दिए जाते हैं उसके पास ही रहते हैं। मज़ेदार बात है, जो गरीब आदमी जिसके पास खाने के बांधे थे, उसके पास 15-16 लाख की 2 वेपन पड़ी हैं, और 2 साल में जब उसको हथियार दिए गए तो वो मर जाता है गोगी को। यही आदमी ताजपुरिया मरवा देता है कि ये आदमी मुझे मरवाने की साजिश रच रहा है। उसने वो साजिश पूरी होने के पहले ही अपने आदमी रोहिणी कोट दिल्ली के भेजे, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला के जितेंद्र गोगी को मार दिया। अब वो 2 हथियार इतने महंगे, वो 2 साल तक गोगी के मरने के बाद सनी के पास रहे। और अब जब अतीक अहमद को मारने की नौबत आती है 2 साल के बाद, तो वही हथियार अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने के काम आते हैं। ये बड़ी पहली बार हमने इस किस्म की कहानी अंडरवर्ल्ड में सुनी कि कोई आदमी भी अंडरवर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको हथियार दे दिए जाते हैं और 2-2 साल आप रखो। हथियार तो काम करने के कुछ दिन या कुछ घंटे पहले दिए जाते हैं, और आदमी को यही बोला जाता है ये काम करने के बाद इमीडिएटली वो हथियार वापस ले लिए जाते हैं। और उसके बाद कभी हथियार जमा करवाने की नौबत आए तो पुलिस के और वकीलों के साथ मिली भगत करके और ही हथियार जो है वो जमा करवा दिए जाते हैं, और इतनी महंगी वेपन कभी सरेंडर नहीं की जाती। अब ये कहानी बनाई गई, उसका मकसद कुछ और हो सकता है। उसमें सोर्सेज कोट किए गए, यूपी की एसटीएफ ने हमें बताया। अब एसटीएफ तो क्योंकि अतीक अहमद को मारे जाने में जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, इतने महंगे हथियार, वो कहाँ से आए, जो यूपी पुलिस को तफ्तीश करनी थी। अब उस तफ्तीश से बचने के लिए ये एक कहानी बनाई गई, एक स्टोरी रचाई गई फिल्म का स्क्रिप्ट की तरह, कि जिस आदमी ने हथियार खरीदे थे वो भी मर गया, जिसने इसको दिए थे वो भी मर गया, जिसने दूसरे को मरवाना था वो भी मर गया। अब जो आदमी ये सनी को पट्टी पढ़ाई जाएगी उन मास्टरमाइंड की तरफ से जिन्होंने ये पूरे अतीक अहमद और उसके भाई को मारने की इस सब काम को अंजाम दिया, वो आदमी तो पूरा ट्रैक कवर करेंगे ना। आप किसी भी चीज़ को मरे हुए आदमी के सर पे डाल दो तो आपकी आगे तफ्तीश करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एसटीएफ का एक रास्ता तो साफ हो गया कि अब हथियार उनको तो मालूम है कहाँ से आए। 2-2 साल कारतूस और हथियार किसी भी कंट्रैक्ट किलर के पास नहीं दिए जाते। वो हथियार एक खास मकसद के लिए दिए जाते हैं, और वो काम होने के कुछ देर पहले ही दिए जाते हैं, बाद में ले लिए जाते। किसी भी क्रिमिनल के पास इतना फालतू पैसा नहीं होता कि एक आदमी जिसको वो अच्छी तरह जानता भी नहीं, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, उसको हथियार दे दिए। एक आदमी को 2 हथियार, तो तुम दूसरा आदमी भी ढूंढ लेना टिल्लू ताजपुरियों को मारने के लिए अपना साथी है, और तेरे को कुछ पैसे भी देंगे। अब इतनी बुरी हालत में ज़िंदगी बतीत रहा आदमी, वो तो कभी भी हथियार बेच देता था किसी को, जहाँ उन हथियारों से अपना एक इंडिपेंडेंट गैंग बना सकता था 2 साल में। इतने बढ़िया वेपन उसके पास अगर पड़ी होती 2 साल से, तो वो अपने आप ही लोगों को थ्रेट करके तो मर्डर करके वो खुद हीरो बन जाता था, अपना गैंग चला लेता था। गैंग आदमियों से ज़्यादा हथियारों से चलते हैं। जिस गैंग के पास बेहतर हथियार होते हैं उस गैंग की बुक्कत ज़्यादा मानी जाती है। तो अगर ये बच्चे सनी और उसके साथी जिन्होंने अतीक अहमद को मारा, अगर वो इतने बड़े बदमाश होते तो 2 साल अपने पास हथियार अलमारी में रख के पूजा नहीं करते थे। खैर ये उनका तरीका है कहानियाँ सुनाने का, टीवी वालों को ऐसे ही चलता है उनका काम। 15-15, 20-20 रिसर्च स्कॉलर रखे होते हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये सैलरी दे के, वो रोज़ के अखबार पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं
इधर उधर की कहानियाँ इकट्ठी करके एक स्क्रिप्ट बना के अपने एंकर के सामने रख देते हैं, और वो एंकर वो पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट, लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो 10-12 लोगों ने मिल के लिखा होता है वो पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, टीवी की कमाई हो रही है, चल रहा है, उनका काम है। तो लेकिन ये बातें जिन लोगों ने अंडरवर्ल्ड देखा है, लोगों को करीब से देखा है, उनको हजम नहीं होती। आम लोगों को बहुत अच्छी लगती है ऐसी कहानियाँ कि जिस गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम या चलाने वाले का नाम, ये कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये कोई प्रैक्टिकल या लॉजिकल बातें नहीं अंडरवर्ल्ड की। खैर, उनकी बात वो जाने। तो वो आदमी जो टिल्लू ताजपुरिया को मरवाने की जेल से साजिश रच रहा था, वो मर गया। उसके गैंग वाले कहाँ गए पता नहीं, कुछ छोड़ के लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिल गए, कुछ दूसरे गैंग के साथ मिल गए। अब ये शख्स थोड़ा अपने जिसको कहते हैं कि थ्रू कॉशन टू द विंड, इसको 2-1 साल से लगा होगा कि अब मुझे मारने वाला कोई नहीं। तो इतने बड़े आदमी को जेल में मरवाना, कोर्ट में मरवाना, उसके हौसले कुछ और बुलंद हो गए होंगे। लेकिन जेल में बैठ के इतने साल काम धंधे छोटे गैंगस्टर के नहीं चलते, या तो बहुत बड़े हो कि आपका नाम चलता हो। सैकड़ों गैंगस्टर आपके पास काम करते हैं, आधे जेल में आधे बाहर है, प्रॉपर्टियाँ चल रही हैं, पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, ड्रग बिक रही है, हफ्ता वसूली हो रही है, प्रॉपर्टीज बना रहे हो, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो, आधे लोगों को प्रदेश में भेज रहे हो, NRI डॉन बना रहे हो, वो चलता है बड़े गैंग में। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया ने शायद कॉशन बराबर नहीं रखा, और उसने ये भी निगाह नहीं रखी कि जिस बैरक में वो रह रहा है, उस बैरक में जो और लोग रहने आ रहे हैं, जिनको वहाँ रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो लोग कौन हैं। पहले तो ऐसे लोग हमेशा अपने साथ 5, 6, 7, 8 ज़्यादा आदमी भी साथ में रखते। उनमें कई लोग तो नकली केसेस में अंदर आ जाते हैं, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होती। वो पुलिस से मिली वक्त से उनका अपना ही आदमी उसकी शिकायत करता है, उस आदमी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, वो जमानत नहीं करवाता, उसको जेल भेज देते हैं, और जेल के अंदर इनकी सेटिंग तो होती है। जेल के ऑफिसर्स को बोल के उसको अपने बैरक में ठहरा लेते हैं। और ये फार्मूला अरुण गवली ने बहुत तरीके से चलाया पिछले 25 सालों। एट एनी गिवन टाइम जहाँ भी अरुण गवली जिस भी जेल में रहेगा, उसके 15-20 लड़के हमेशा उसके साथ रहते। उनमें से आधे लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, शरीफ लोग हैं बेचारे। कई लोग जो उसके साथ जाके उसके बॉडीगार्ड बन के रहते रहे जेल में, वो आज बेचारे को टैक्सी चला रहा है बाहर आके, कोई किसी कॉल सेंटर में काम कर, पढ़े लिखे बंदे भी। एक MBA पास आदमी लड़का, नौकरी नहीं थी, दगड़ी चाल के पास रहता था, वहाँ आना जाना था, अब नौकरी मिल नहीं रही, गरीब घर का लड़का था, इंटेलिजेंट बहुत था, पढ़ गया। वो भी बेचारा 11 महीने जब पूना जेल में था अरुण गवली, वहाँ पे वो भी रहा। इनको डमीज कहते हैं, डमी कैदी बन के जाते हैं, डमी गैंग मेंबर, नाम भी डमी रख लेते हैं, कोई पुलिस वाला चेक नहीं करता। अशोक कुमार विनोद कुमार बन के चला जाता है, मंगेश रमेश बन के चला जाता है, पुराना रिकॉर्ड दिखाने के लिए, ये देखो रमेश का इतना रिकॉर्ड है, मैं ही रमेश हूँ। तो खैर ये तरीके हैं कानून से कैसे खिलवाड़ करना है, वो क्रिमिनल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। तो वो लड़का 11 महीने के बाद जब बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि ऐसी ज़िंदगी में और इस पैसे में कुछ नहीं रखा। वो आदमी नए सिरे से नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कहीं सरकारी इदारे में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि 11 महीने जेल में रह के आया। हालांकि कन्विक्शन नहीं हुई, एज एन अंडर ट्रायल रहा है वो केस, बहुत साल चलता रहा, बाद में बरी भी हो गया। वो केस तो था ही नहीं कोई, वो तो 4 पैसे के लिए जेल गया था। आज वो आदमी एक BPO में बैक ऑफिस में काम कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, माँ बाप का ख्याल रख रहा है। खैर, तो इस तरीके से गैंगस्टर भी जेलों में आदमी रखते हैं, उसमें उनका वट भी बना रहता है, उनकी पहुंच बनी रहती है, और उनकी जान को सेफ्टी भी रहती है। लेकिन शायद ये प्रिकॉशन
टिल्लू ताजपुरिया ने नहीं लिए और उसी की बैरक के 4 लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि दादा लोगों की लड़ाई गलियों में नहीं, आजकल जेलों में होती है। ये मामला शुरू हो गया था छोटो राजन ने जब अपने खास आदमी राइट हैंड मैन ओपी सिंह को नासिक की जेल में बरवा दिया था, मुंबई की। अब देखिए, ओपी सिंह पहले आर्थर रोड जेल में था। छोटा राजन का खास आदमी, छोटा राजन उसको बड़ा भाई मानता था और उसके खिलाफ किसी की बात नहीं सुनता था। लेकिन हालात बदले। बैंकॉक में 2000 में हमला हो जाता है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो लोगों ने भड़का दिया कि आपके नाम से पैसा तो आदमी जेल में बैठ के कमा रहा है, आपको दे नहीं रहा। तो छोटा राजन जी उसको ख़त्म करने का हुक्म दे देते। छोटा राजन के लोग उसी समय आर्थर जेल में डी कंपनी के और दूसरे गैंगस्टर बहुत थे। तो ओपी सिंह ने अपनी एक एप्लीकेशन दे के अपनी ट्रांसफ़र नासिक जेल में करवा ली कि यहाँ मेरी ज़िंदगी को खतरा है। लेकिन उसको शायद पता नहीं कि मौत उसके पीछे पीछे एक जेल से दूसरी जेल में भी जा सकती है। तो छोटा राजन ने अपने आदमी जेल में भेजे, डीके राव और उसके साथियों से छोटा मोटा क्राइम करवाया, एक बिल्डर को धमकी दिलवाई, बिल्डर ने कंप्लेंट कर दी, पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और जेल में उन्होंने 3-4 लोगों से झगड़े कर लिए और जेल वालों ने मिली भगत सबसे मिल के पैसे लेके उन सब के सब 10-12 लोगों की ट्रांसफ़र, जो छोटा राजन के आदमी थे ने उनका लीडर डीके राव था, इन सब को नासिक जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। और नासिक जेल में पूरी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। तो 3-4 महीने में ओपी सिंह के 1 दर्जन दुश्मन भी मुंबई से ट्रांसफ़र करवा के नासिक पहुंच जाते और वहां जाके उसका मर्डर कर देते हैं, गला दबा के। अब 12 बदमाशों के बीच में एक ओपी सिंह क्या करता, मर गया बेचारा, जेल में मर्डर हो गया। इसी तरह तलोजा जेल में अबू सलेम, जो अपने आप को मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट भी समझता है, बोलता मैं 8 आदमी से अकेला लड़ सकता हूँ, उसके ऊपर बंदूक से रिवॉल्वर से हमला हो गया जेल में, तलोजा जेल में। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके रिफ्लेक्टर्स अच्छे थे, उसने हाथ आगे कर दिया, दोनों गोलियां हाथ में लगी। और वो जो रिवॉल्वर था वो देसी कट्टा था, सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं थी, और ले जाने वाला और कोई नहीं, जेडी जाधव, देवेंद्र जाधव, वो आदमी को हथियार दे के अबू सलेम को मारने के लिए जेल में हमला करवाया। अभी थोड़े महीने पहले आपको सबको याद होगा, पंजाब की एक जेल गोविंदवाल साहब में 2 ग्रुप का झगड़ा होता है, जग्गू भगवानपुरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और वही लोग जो सब के सब सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्व थे, जब तब इकट्ठे थे गैंग। उसके बाद जब फ्रिक्शन होती है, जग्गू भगवानपुरिया अलग हो जाता है, तो उसके जो ग्रुप के साथ लोग मिलते हैं उनका और लॉरेंस बिश्नोई के, वो लोग जिन्होंने एक्चुअली गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसेवाला पे, हरियाणा मॉड्यूल जिसको कहते थे, 2 मॉड्यूल हरियाणा के थे, एक पंजाब का, वो दोनों में आपस में लड़ाई होती। पहली लड़ाई में जग्गू भगवानपुरिया जो लोकल गैंगस्टर है पंजाब का, उसके काफ़ी लोग थे, कुछ ऐसा मौका होगा, तो लॉरेंस बिश्नोई के लोगों की पिटाई की गई। कुछ लोगों की इतनी चोट लगी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई और बंदोबस्त नहीं किया, इनको अलग अलग नहीं किया। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दूसरी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जग्गू भगवानपुरिया के 2 खास आदमी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जेल के अंदर ही छोटी मोटी पाइप्स वगैरह लेके उनको फोल्ड करके उन्हीं से हथियार बना लिए गए थे, और उनसे लड़ाई, उनसे हथियार छीन के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने जग्गू भगवानपुरिया के 2 आदमी मार दिए, 4 इंजर्ड कर दिए। इनके लोग भी इंजर्ड हुए, हॉस्पिटल में गए। एक बड़ी इंक्वायरी चल रही, आज तक उसकी रिपोर्ट आई, क्या हुआ किसी को पता नहीं। और ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमराज में कैद हो गई। ये तो जेलों का हाल है। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शायद सस्पेंड किया गया था,
वो इंक्वायरी कमेटी उसको क्लीन चिट दे देगी, फिर वापस आ जाएगा। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन जो जेलों की है वो जो विरोधी गैंग है, ऑपोजिट गैंग है, जो उनको एक ही बैरक में रखती क्यों है, या ऐसी जगह पे क्यों रखती है कि उनको एक को दूसरे की कोठरी में जाने की एक्सेस मिल जाए। इनको अलग अलग रखना चाहिए, दूर बैरक में रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, या अंदर सब मैनेज किया जाता है, पैसे दे के सब लोग साथ में रहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे कि मैंने कहा, जेलों में जो दस्तूर है, एक गैंग के सब लोग साथ में रहेंगे। उनको आप बैरक कोई भी कमरा, बैरक के अंदर छोटी छोटी कैबिन्स बनी होती हैं, खोलियाँ बनी होती हैं, उनको मैनेज करते हैं ये लोग। और दूसरा आदमी को इनके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। दूसरे जो केसेस में लोग गए हैं उनकी बनेगी नहीं इनसे। आधे लोग तो ड्रग एडिक्ट जेलों में बैठे हैं, उनका तो मतलब खाली ड्रग पीना, सो जाना, उन्होंने क्या लेना देना इनकी गैंगवार से। सो ये एक सिस्टम अभी आज से कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि बड़े बड़े गैंगस्टर जेल में बैठ के अपनी हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन अब उसके उलट हो रहा है। बाहर वाले तो बाहर चले गए, कोई अमेरिका, कनाडा, इटली, रोमानिया, कोई साउथ अफ्रीका, कीनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यहाँ चले गए। अब जो बचे हैं गरीब आदमी, जिनका सोर्स नहीं है, जिनके पास अपने साधन नहीं है, 1 एकड़ ज़मीन नहीं है जिसको बेच के 50-60 लाख रुपया कमा के एजेंट को दे के मैक्सिको जा सको, तो वो लोग बचे। उनके पास तो जमानत करवाने के पैसे भी नहीं होंगे आधे लोगों के पास। और वो गरीब लोग को अगर जमानत करवा के आ भी जाएं तो लोग उनको जीने नहीं देंगे। अब कौन सा हथियार होगा उनके पास? उनके दुश्मन ही उनको मार देंगे डंडों से पीट पीट के। अब मजबूरी से अंदर बैठे हैं। अब दुश्मनियाँ कहाँ निकालोगे? जेल के अंदर ही निकालोगे। तो अब जेलें जो हैं वो एक सेफ हेवन नहीं है। ये तो जैसे माफिया ऑपरेशन अमेरिका में, इटली में, मैक्सिको में चलते थे कि वहाँ कैसे जेलों के अंदर मर्डर होते थे, उसी किस्म का दौर अब ये हमारे अंडरवर्ल्ड वालों ने शुरू कर दिया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब ताजपुरिया के जो बंदे हैं वो इसका बदला कैसे लेंगे। इनके ऑलरेडी गोगी गैंग और ताजपुरिया गैंग की लड़ाई में 22 लोग मारे जा चुके हैं दोनों गैंग के। अब कितने और मरेंगे वो देखने की बात होगी। अब देखिए, एक आदमी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करता है, बुजुर्ग आदमी, उसके 2-3 बेटे हैं, उनमें से एक ये टिल्लू ताजपुरिया, नाम तो सुनील था इसका। अब 2 भाई जो हैं उनकी शादी वादी होगी, पढ़ लिख के अपना काम कर रहे हैं, बाप रिटायर भी हो गया। लेकिन ये भाई साहब बदमाश बन गए, शादी नहीं किया, कोई ज़िंदगी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बड़ों को संभालने की ज़रूरत नहीं। यही इनका प्रोफेशन, हाथ में बंदूक लिया, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल दिया, 4 लोगों को फ़ोन किए, एक न डर के पैसे भेज दिए, उनमें से आधे अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए, आधे जेल अधिकारियों को दे दे, महीने के हाथ में फिर जेब खाली। ये इनका ज़िंदगी का तरीका। शायद इसी में उनको थ्रिल मिलती है। और जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो फिर झगड़े होते हैं। झगड़ों में 2 दिनों में से 1 दिन का आदमी मर जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है क्रिमिनल्स, क्राइम नेवर पेज। क्राइम कभी आपको कुछ दे के नहीं जाता, जब आएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, उसमें आपकी जान भी हो सकती है। एंड दोज हू लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन। जो कंधों पे बंदूकें लेके चलते हैं वो एक ही बार काम आती है। दूसरे को मारोगे तो जेल में जाओगे, खुद को मारोगे तो ऊपर चले जाओगे। ये हथियारों का खेल है। यहाँ कबड्डी का खेल नहीं है कि टांग टूट गई तो ठीक होके दोबारा आ जाओगे। यहाँ तो एक ही बार मरना है और सीधा गोली से, या इसी तरह की वायलेंट डेथ। 4 आदमी आपको पीट पीट के मार दिया। अब वो ज़माना गया जब आपकी बदमाशी आपकी फिजिकल ताकत से होती थी।
पुराने ज़्यादा बदमाशों में से पहलवान किस्म के लोग हुआ करते थे, जो 2-4 लोगों से अकेले लड़ लेते थे। आज के जो लोग हैं उनका आप देख सकते हैं, हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह 5.5 फुट का हीरो 50 आदमी को मारता है और आपसे 3 गुना बड़े लोगों को मार के गिरा देता है। उसी किस्म के हीरो अपने ये अंडरवर्ल्ड वाले हैं। 5-5, 5.5 फुट इनकी हाइट, सप्लीमेंट खा खा के अंदर अपने मसल बना लेते हैं, ताकत होती नहीं, अंदर से सिस्टम वीक हो जाता है। बाहर दिखावे के लिए बड़े बॉडी बिल्डर लगते हैं और वो प्रोटीन खाने के लिए भी पैसा देते हैं, टी शर्ट पहनने के लिए भी पैसा देंगे, और इतना जो सेंट जो लगाते हैं इतना महंगी निकल जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये कौन सा गैंगस्टर बैरक के पास से निकलता है। एक वीआईपी कल्चर जेलों में बना के रखा हुआ है सिर्फ पैसे की ताकत पे। और पुलिस वालों को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशनों को अगर इनको ख़त्म करना है तो इनके गन कल्चर से ज़्यादा इनका फाइनेंशियल बैकबोन ख़त्म करनी होगी। पैसा इन तक नहीं पहुँचे ये अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये जेलों में जो चल रहा है उसका समाज का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका असर बुरा पड़ता है सरकार के ऊपर, हमारी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका रिप्राइजल क्या होता है, इसके गैंगस्टर कैसे बदला लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो और आने वाले दिनों में किस जेल में कौन मरता है। अब मुझे ऐसा लगता है जो चलन चल रहा है अब बाहर की जगह अंदर ज़्यादा गैंगस्टर मरेंगे। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।